हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देख लिया होगा जो कि रिस्क एंड रिटर्न पर ही था। विद दैट आई हैव कंप्लीटेड माय रिस्क एंड रिटर्न चैप्टर और आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ पोर्टफोलियो एनालिसिस, जो कि बहुत टाइम से मेरे पास आ रहा था। बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पोर्टफोलियो एनालिसिस को आप स्टार्ट कीजिए, तो रिस्क एंड रिटर्न इसीलिए मैंने पहले कराया था ताकि आपका एक बेस बन जाए। जिस भी बच्चे ने अभी तक रिस्क एंड रिटर्न का नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है अपने तीनों लेक्चर्स के। साथ ही साथ अपने इंस्टाग्राम पेज का भी मैंने वहाँ पे लिंक दिया है, आप लोग वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि मैं वहाँ पे इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ डालती रहूंगी, तो आप उस पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और बाकी आज का लेक्चर तो मैं आपके साथ कंटिन्यू करने ही वाली हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखना कि कैसा लेक्चर दिया है मैंने, ताकि यार मेरे को भी पता चल सके कि कैसा दे रही हूँ मैं लेक्चर। ओके, तो आज का मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस इससे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बनेंगे। स्पेशली दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन फॉर DU स्टूडेंट्स जो कि अभी ओपन बुक एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं। ओपन बुक एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इस बार चांसेस हैं, और मतलब थोड़ी मतलब उड़ते उड़ते भी खबर आई है कि इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आएंगे FOI के पेपर में, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो प्रैक्टिकल्स पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए और पोर्टफोलियो से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। थ्योरी पे आप मतलब थ्योरी आप लोगों को इसलिए पता होनी चाहिए, क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप लोग कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले मैं इस सारे का क्या बोलते हैं आपको इंट्रो दे देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हम इसमें बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, ताकि इंटरलिंक हो सके और आगे जाके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को रिस्क एंड रिटर्न वाले चैप्टर में भी ये बताया था कि पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो मैंने बोला था दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिक्योरिटीज इन विच वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट। ठीक है, ये था ना, मैंने वहां पे रीजन भी आप लोगों को बता दिया था कि पोर्टफोलियो वाली चीज आई क्यों थी। हम ये भी तो हो सकता था कि एक ही सिक्योरिटी खरीद ले, एक ही सिक्योरिटी में हम भर दे पैसा। बट आजकल इतना ज्यादा क्या बोलता है, ऐसा क्या हो गया है कि म्यूचुअल फंड्स को भी बीच में आना पड़ा। ठीक है, वहां पे वो भी हमें वहां पे तुम जाओगे, वो बोलेंगे कि सर ये 2-3 पोर्टफोलियोज हैं, आप इनमें से चूज कर सकते हैं, तो आप कौन से में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो ये देखते हैं कि तुम लोगों का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सारी चीजें क्यों आई हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको रीजन बताया था कि अगर आप एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो, वो रिस्क प्रोन होती हैं बहुत ज्यादा। देखो, अगर तुम मतलब तुमने भले ही किसी भी सिक्योरिटी का देख भी लिया कि रिस्क इतना है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बाद में जाके भी उतना ही परफॉर्म करेगी। बट अगर तुमने 5-6 सिक्योरिटीज में कर रखा है, सबके रिस्क तुम्हें पता है, ठीक है, उनमें से कुछ ना कुछ तो तुम्हारी बढ़िया निकलेंगी ना, जो रिटर्न देंगी। कुछ में लॉस हो सकता है, बट ओवरऑल तो तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉफिट होगा ना, या ऐसा हो सकता है लॉस थोड़ा कम हो जाए। क्लियर है, इसी वजह से हमारा पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट आया था, और पोर्टफोलियो इसीलिए मैंने लिखा है। और एक ही लाइन बड़े अच्छे से याद कर लो, नॉट टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। यही हम काम कर रहे हैं, सारे क्या बोलते हैं एग्स को एक बास्केट में नहीं रखना है, मतलब सारी एक जैसी सिक्योरिटीज को एक ही चीज में मत डालो, अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज लो, जो एग्जाम्पल मैंने लिया था वहां पर। ठीक है, अलग अलग चीजें डालोगे एक बास्केट में, बढ़िया रहेगा। एक ही चीज को भर दोगे, एक टूटा तो दूसरा भी खराब। क्लियर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा था पोर्टफोलियो यार बनाया क्यों जाता है, उसका सबसे मेन मोटिव होता है मेड टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, तुम्हारा जो ओवरऑल रिस्क यहाँ पे पहले हो रखा था, ठीक है, उसे कम करना है मुझे। इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है, जिसमें मैं 2 से 3 मतलब एक ही बास्केट में, मतलब एक ही 2 से 3 या 4-5 जितनी भी हैं उनमें अपने फंड्स इन्वेस्ट कर रही हूँ। उस चीज को क्या बोला जाता है, डाइवर्सिफिकेशन। समझ रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे। एक सिक्योरिटी में कर रही होती, डाइवर्सिफिकेशन क्या मतलब बन रहा है उसका, डाइवर्सिफाई करना मतलब क्या होता है, अलग अलग चीजें ना, तो अलग अलग चीजों को ही लेके करो, अलग अलग चीजों को एक चीज में डाल दो, डाइवर्सिफिकेशन हुआ ना।
इंडिया को डाइवर्सिफाइड कंट्री क्यों बोलते हैं? एक ही जगह पे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफाइड। तो इसलिए यहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद है मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस के यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि हमारे प्रोसेस में आते हैं। फर्स्ट है सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस अब क्या होता है? सिक्योरिटी एनालिसिस होता है, फॉर एग्जांपल तुमने कोई भी एक सिक्योरिटी ले ली, ठीक है, अब उस मतलब एक सिक्योरिटी नहीं, फॉर एग्जांपल आप लोग 5-6 सिक्योरिटीज ले लो। अब ये 5-6 सिक्योरिटीज कैसी कैसी हो सकती है? एक तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हो सकती है, एक हो सकती है क्या बोलते हैं, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। ये हमेशा 2 तरीके की ही होती है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। फिक्स्ड इनकम और एक हो सकती है यहाँ पे वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। ये 2 तरीके की होती है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज क्या मतलब होता है इसका? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हमारी वो होती है जिसपे हमारा जो हमें रिटर्न मिलने वाला है वो हमने क्या बोलते हैं पहले से ही पता कर रखा है, विच इज सर्टेन। मतलब जैसे बॉन्ड्स हो गए आपके, डिबेंचर्स हो गए, जिसमें आपका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, इसीलिए वो क्या होगी? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हो गई। और दूसरी हमारी कौन सी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज होती है? वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज का बेस्ट एग्जांपल है इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स मैंने बोल दिया। अब मैंने क्या बोला था? एक बास्केट में बना रही हूँ, अब उस बास्केट में मैं क्या करूंगी? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी डालूंगी, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज भी डालूंगी, और ऐसी कुछ सिक्योरिटीज भी डालूंगी जो कि रिस्क फ्री है। ये दोनों केस में रिस्क है, ठीक है, ये क्लियर रखना। इन दोनों के केस में रिस्क है, बट कुछ ऐसी सिक्योरिटीज भी होती है जो रिस्क फ्री होती हैं। रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स ले लो, जिसमें ना के बराबर ऑलमोस्ट रिस्क होता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से मतलब इन सभी का मैं किस तरीके का पूरा एक बास्केट बनाऊं जिसमें उसमें सारी सिक्योरिटीज में डाल दूं। मेरा एक बहुत ही यही सिंपल सा एक काम है जो मुझे करना है। तो मतलब मैं क्या करूंगी? मैं ऐसी बहुत सारी सिक्योरिटीज लूंगी, मैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी ले ली, वेरिएबल भी ले ली, और फ्री वाली भी ले ली। अब मैं करूंगी, अब मैं देखूंगी कि हर एक का रिस्क कितना है। फिक्स्ड वाली का रिस्क कितना है, वेरिएबल वाली जो मेरे पास अवेलेबल है जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए या कुछ और भी चीजें हमारी इसमें हो गई, तो उन सब का रिस्क कितना है। वहीं पे फिक्स्ड वाली में क्या था? फिक्स्ड वाली में बॉन्ड या डिबेंचर जो भी अवेलेबल है उनके रिस्क क्या है, ठीक है। मैं सबके रिस्क देखूंगी और फिर क्या करूंगी? उन सब में से जिसका रिस्क कम होगा और रिटर्न ज्यादा होगा, क्लियर है, रिस्क कम होगा और रिटर्न ज्यादा होगा, मैं वो वाली यूज कर लूंगी, मतलब चूज कर लूंगी वहां से और अपने बास्केट में डाल दूंगी कि भाई मैं तो ये लूंगी। बास्केट क्या है? मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है, उस पोर्टफोलियो में अपने में डालती जाऊंगी वो वाली। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम हर एक सिक्योरिटी का रिस्क एंड रिटर्न देखते हैं, कितना रिस्क आ रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, और इसे भी हमारा क्या बोलते हैं मेजर करने के यहाँ पे 3 तरीके होते हैं, एनालिसिस इसका पूरा होता है। वो है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ठीक है। ये तीनों के तीनों मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अपनी अगली या मतलब किसी और वीडियो में, बट इसका भी मैं अलग से एक्सप्लेनेशन डाल दूंगी। सिक्योरिटी एनालिसिस के ये तीनों एनालिसिस का मतलब क्या होता है, बट अभी के लिए मेन ये समझो कि इसमें हमें रिस्क और रिटर्न इसका देखना है सिंगल सिंगल सिक्योरिटी का। आफ्टर दैट मैंने क्या करा? सिंगल सिंगल सिक्योरिटीज में से जो जो बढ़िया सिक्योरिटी थी मैंने सारी इकट्ठी कर ली। अब मैंने समझो मेरी सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे मैं लेके चल सकती हूँ, मेरा सिक्योरिटी 1 थी, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी 1 हो गई, सिक्योरिटी 2 हो गई, सिक्योरिटी 3, सिक्योरिटी 4, सिक्योरिटी 5, ये थी मेरी रिस्क फ्री, ठीक है। सिक्योरिटी 1 थी मेरी रिस्क फ्री, ये हो गए मेरे इक्विटी, ये हो गया मेरा बॉन्ड, ये अगेन इक्विटी हो गया, ये मेरा डिबेंचर हो गया। ये मैंने चूज करी है भाई। अब तक मैंने कहा है इन सभी को मिला के मेरा क्या बोलते हैं सबसे कम रिस्क बन रहा है अभी, और मेरा रिटर्न ज्यादा बन रहा है। तो ये मेरे पास 5 सिक्योरिटी है। अब मुझे देखना है इन पांचों को मैं किस तरीके से क्लब करूंगी, ठीक है, किस तरीके से क्लब करूंगी कि मेरा एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो तैयार हो जाए जिसमें मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाऊं, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगी इसमें, अब इसके कॉम्बिनेशंस कैसे बनाऊंगी। कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है, मेरी ये बास्केट है, मेरा ये पोर्टफोलियो समझ लो आप, ठीक है, पोर्टफोलियो हो गया। इसमें मैं S1 भी डाल सकती हूँ, S4 भी डाल सकती हूँ, S5 भी डाल सकती हूँ। पॉसिबल है। मैंने क्या करा, मैंने रिस्क फ्री ले लिया, मैंने इक्विटी शेयर्स ले लिए, मैंने डिबेंचर्स ले लिए, क्या बोलते हैं, बढ़िया है ये भी। एक पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो 1 हो गया, ये पोर्टफोलियो 2 हो गया, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, S2 ले रही हूँ, S1 ले रही हूँ, क्या बोलते हैं, S3 ले रही हूँ। ये भी सही है, सही है नहीं सही है। ऐसे ही मेरे और भी पोर्टफोलियो बन गए, जैसे पोर्टफोलियो मेरा यहाँ पे हो गया, S5 हो गया, S1 हो गया, S3 हो गया, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ ना, ऐसे ही कर करके मेरे पता नहीं कितने पोर्टफोलियोज बन जाएंगे। जो सिक्योरिटीज मैंने वहां से चूज कर ली हैं, अब उन सिक्योरिटीज को मिला के मुझे पोर्टफोलियो बनाना है। अब मैं देख रही हूँ पोर्टफोलियो तो भाई बहुत सारे बन रहे हैं, मतलब ये मेरे कौन से पोर्टफोलियो हो गए, ध्यान से वर्ड सुनना, फिजिबल पोर्टफोलियो है ये मेरे, क्या हुए हैं, फिजिबल पोर्टफोलियो। यहाँ पे वर्ड लिख देती, ये भूलना मत कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिबल पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब इस फिजिबल पोर्टफोलियो में से भी मेरे को कौन से पोर्टफोलियो चाहिए, एफिशिएंट पोर्टफोलियो चाहिए, समझ रहे हो, एफिशिएंट पोर्टफोलियो। अब मैं इसी का बता देती हूँ कि कैसे वो एफिशिएंट। मैंने इनके भी अलग अलग पोर्टफोलियोज बना दिए, सारे फिजिबल है भाई, मैं सब में क्या बोलता है इन्वेस्ट कर सकती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं इनमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, या ऐसा भी नहीं है कि क्या बोलते हैं मेरे कुछ बाहर का रिस्क है, मतलब इतना रिस्क मैं लेने को रेडी हूँ, ये था, इतना रिस्क लेने को रेडी हूँ। बट वही है यार, दिल तो बच्चा है जी, तो इसी वजह से अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं कहूंगी थोड़ा सा यार, थोड़ा सा और कम हो जाए रिस्क यहाँ पे। तो मैं ये करने का पूरा ट्राई करूंगी। जब मेरे पास 3 पोर्टफोलियो, मुझे करना किसी एक में है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें से इस वाले का भी मैं देखूंगी कि कितना रिस्क और रिटर्न आ रहा है, ठीक है, इसका भी रिस्क और रिटर्न देखूंगी, इसका भी रिस्क और रिटर्न देखूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोर्टफोलियो 1 और 3, पोर्टफोलियो 1 और पोर्टफोलियो 3 दोनों के दोनों मुझे रिटर्न दे रहे हैं 10%, क्लियर है, दोनों मुझे 10% रिटर्न दे रहे हैं, और दोनों का रिस्क मैं बता देती हूँ, रिस्क है इसका 12% और इसका 8%, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज, कि मैंने बोला पोर्टफोलियो 3 और पोर्टफोलियो 1 मेरे को दोनों रेट क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रहे हैं, पर रिस्क क्या है, रिस्क P1 का 12% है, P3 का 8% है। तो मुझे बताओ मैं कौन सा इसमें से चूज करूंगी, P3 चूज करूंगी भाई, रिटर्न सेम दे रहा है तो मैं रिस्क ज्यादा क्यों लूंगी। यही चीज होती है, फिजिबल दोनों है, 12% 8% में दोनों रिस्क ले सकती थी, मैं रेडी हुई थी ना, तभी तो मैंने पोर्टफोलियोज बनाए थे। पर उनमें से भी मैं कौन सा एक चूज करूंगी, वही एक चूज करूंगी जिसमें कि मेरा रिटर्न जो होगा वो ज्यादा होगा और रिस्क मेरा कम होगा। तो यहाँ पे क्या था, रिटर्न सेम था, रिस्क यहाँ पे 8%, क्लियर है। और वहीं पे अगर मैं इसे बोल दूं, ये वाला भाई मुझे रिटर्न दे रहा था 8%, ठीक है, और भाई इसका रिस्क था सेम 8%, क्लियर है। क्यों यूज करूं मैं, मतलब क्यों चूज करूं मैं इसे, मैं तो नहीं करूंगी, रिस्क इसका भी 8% है पर वो 10% देगा रिटर्न, तो इसे क्यों लूं, ये तो 8% ही दे रहा है। यहां तक अगर समझ आया तो मैं यहाँ पे इसके बाद आगे बढ़ूं। जो हमारा है पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड सिलेक्शन, ये वाला मैंने पूरा आपको बता दिया। पोर्टफोलियो सिलेक्शन, पोर्टफोलियो में सेलेक्ट कर चुकी हूँ कि पोर्टफोलियो वाला ये वाला लूंगी मैं, सॉरी P3 लूंगी, यहाँ पे पोर्टफोलियो मैंने सेलेक्ट करा है कि पोर्टफोलियो सिलेक्शन मैंने उसी बेसिस पे करा है कि जिसमें मेरा रिटर्न ज्यादा होगा, रिस्क कम होगा, ठीक है। पोर्टफोलियो रिविजन, अब पोर्टफोलियो रिविजन का ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आती है, जब तुम पोर्टफोलियो बनवाने जाते हो, सारी सिक्योरिटी वगैरह एनालाइज वगैरह सब कुछ कर रहे हो, उस टाइम पे क्या है, तुम ना एक गोल लेके चलते हो। इंसान जब भी कोई काम करता है ना, ये मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि इंसान जब भी कोई काम करता है उसका एक गोल होता है जो कि वो अचीव करना चाहता है। भले तुम कैट का पेपर दे रहे हो, भले किसी और चीज का पेपर दे रहे हो, या तुम कुछ भी कर रहे हो, किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक गोल है भाई तुम्हारा, तभी तो तुम कर रहे हो ना वो चीज। तो यहाँ पे सेम चीज मैंने बोली कि रिविजन के केस में क्या होता है कि जैसे आपका एक इन्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट है, अब वो चेंज होता रहता है, ठीक है। मैं गई, मेरे दिमाग में था कि रिस्क चल मैं इतना लेके चलूंगी, पर मुझे ना रिटर्न ज्यादा चाहिए,
ठीक है, रिटर्न ज्यादा के लिए थोड़ा बहुत रिस्क भी ऊपर नीचे कर लूंगी मैं, ठीक है, बहुत सही, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद या क्या बोलते हैं कुछ टाइम बाद, 2-3 साल बाद ऐसा हुआ, जैसे मतलब किसी पर्सन का एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कि उसने वहां पे करा, अब 2-3 साल बाद शादी वगैरह हो गई उसकी, तो अब उस केस में क्या हुआ, एक सिक्योरिटी चाहिए अब उसे, ठीक है, वहीं पे उसे सिक्योरिटी चाहिए। कैसी सिक्योरिटी चाहिए, कि भाई अब तो घर बार भी है, तो अगर बाय चांस उसमें लॉस हो गया या कुछ हो गया, इतना ज्यादा रिस्क लेना मेरा ठीक नहीं है, मेरे को थोड़ा सा कुछ ऐसा चाहिए जिसमें मेरे को फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, ठीक है, कुछ ऐसा हो कि फिक्स्ड इनकम मिलती रहे ताकि मेरे घर का खर्चा निकलता रहे, अच्छे से मैं और ज्यादा ग्रो कर सकूं, ठीक है, ज्यादा रिटर्न का मेरे को नहीं है, क्योंकि ज्यादा रिटर्न के लिए मुझे रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली चीज है कि उस बंदे का जब उसने पोर्टफोलियो सेलेक्ट करा था, समझ रहे हो, पोर्टफोलियो जब उसने सेलेक्ट करा था उस टाइम पे उसका गोल कुछ और था, और अब पोर्टफोलियो उसने जब चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जब उसे 2-3 साल बाद वो देख रहा है तो उसका गोल चेंज हो गया, तो वहां पे क्या हुआ, उसका क्या बोलते हैं चेंज ही हो गया, मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही हिल जाएगा उसका वो, ठीक है। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि पोर्टफोलियो रिवीजन आप लोग करते रहें। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट जो होता है हमारा ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे प्राइजेस में चेंज इतने ज्यादा आ गए, इक्विटी शेयर्स वगैरह इन सब में, तो इस वजह से आपको मतलब रिवीजन आप करते रहो कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से आप इन सब चीजों को हैंडल कर सको। उसके बाद है पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवेलुएशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। भाई मेरे को एक बात बताओ, एक बंदा काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन क्या उसे खुला छोड़ देगी कि जा तू काम करता रहे, बस करके दे दियो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने बोल दिया कि जा तू क्या बोलते मेरे को 100 डब्बे बना के दे दियो एक महीने में, 100 बॉक्सेस इन अ मंथ ही हैज टू सबमिट। अब उस केस में क्या हुआ, उसने क्या करा, उसने कर तो दिया, पर उसका एक दिन का उतना ज्यादा क्या बोलते कंट्रीब्यूशन नहीं था, या कुछ ऐसा था कि उसने किसी और से काम करा दिया, पर हमें क्या है, हमें क्या मतलब, हमें तो 100 डब्बों से मतलब था, ये चीज हो जाएगी ना। ऐसा नहीं होता है भाई, उस बंदे को तुम पूरा पे कर रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस देखोगे नहीं, जो तुमने एक टारगेट सेट कर रखा है कि 100 डब्बे बनाने हैं, तो एक बंदे को एक दिन में 8 घंटे डिवोट करने हैं, वो बंदा 6 घंटे डिवोट करके जा रहा है, ठीक है, और 2 घंटे किसी और से काम करा रहा है, या कुछ भी ऐसे जुगाड़ उगाड़ करके उसने काम कर दिया। नहीं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जरूरी होता है। सेम केस वही है यहाँ पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का, कि आपने क्या कर रखा है, अपना एक रिटर्न बना रखा है। यहाँ पे ना हमेशा जब भी हम इवैल्यूएट करते हैं किसी भी चीज को, एक बेंचमार्क मैंने बना रखा है, बेंचमार्क बना रखा है, उसी के अगेंस्ट मैं किसी भी चीज को इवैल्यूएट करती हूँ। तो वही मेरे को यहाँ पे भी काम करना है। मैं देखूंगी रिटर्न मुझे कितना चाहिए था, मुझे 12% चाहिए था, अब मैं 3-4 साल तक अपना देखती जा रही हूँ मेरे को रिटर्न कितना मिल रहा है, मैं सोच रही हूँ रिटर्न मेरा 8% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, फिर कभी कभार 15 भी मिल रहा है, तो मैं रेगुलर अपना देखती जा रही हूँ, समझ रहे हो, देखती जा रही हूँ वहां पे। बट अगर क्या होता है यहाँ पे 8, 10, 15 मेरा बेंचमार्क क्या था, मेरा बेंचमार्क था जो कि मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड रिटर्न, 12% था मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न, मैं सोच के चल रही थी मुझे 12% तो चाहिए ही चाहिए। पहले साल कितना मिला, 8, फिर 10, फिर 15, ठीक है। अब ऐसे ऐसे करके वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ठीक है भाई मेरे एक्सपेक्टेड के आसपास तो जा रहा है, कभी कभार ज्यादा भी हो रहा है, कभी कभार कम भी हो रहा है। बट अगर ऐसा कुछ हो, ठीक है, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%, आपको किसी साल मिल रहा है जस्ट 2%, या किसी साल मिल रहा है सिर्फ 5%, आपके एक्सपेक्टेड से हमेशा ही लो आ रहा है, तो आप उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट अपनी रखना क्यों चाहोगे, क्या करोगे, उस पोर्टफोलियो को आप बेच दोगे, किसी और में इन्वेस्ट कर दो। समझ रहे हो ये चीज, इसी वजह से हमारा इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है पोर्टफोलियो का भी, कि अगर इतना मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं आ रहा है तो मैं बेच दूं, किसी और में इन्वेस्ट कर लेती हूँ, वो ज्यादा बेटर है। तो ये मेरा पूरा था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूंगी पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। अच्छा, तो मैं अब डिस्कस करने वाली थी आप लोगों के साथ क्या, पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क, ठीक है। पोर्टफोलियो रिटर्न का मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, वही क्वेश्चन मैं लेती हूँ। पोर्टफोलियो रिटर्न, पहली बात तो होता क्या है, मैंने आप लोगों को पिछले उसमें भी बताया था
कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या होते हैं, उस पर भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेंगे। बट पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होता है? पोर्टफोलियो रिटर्न बोलते हैं वेटेड एवरेज ऑफ रिटर्न्स ऑफ इंडिविजुअल असेट और सिक्योरिटी कंप्राइजिंग दैट पोर्टफोलियो। मतलब वेटेड एवरेज क्या है? जो भी एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी है, ठीक है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी से जो भी आप लोगों को रिटर्न आ रहा है उसका वेटेड एवरेज कैसे, वो देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे वैसे मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को भी मैं बता दूंगी, बट इसका तरीका समझो, इसका मतलब कहने का क्या है। इन्होंने एक क्वेश्चन लिया है, मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि फंड्स मैंने क्या करे थे, 100% मेरे पास फंड्स हैं, ठीक है, 100 रुपए है या जितने भी है फंड्स, 40% मैं सिक्योरिटी ए में लगा रही हूँ, 60% मैं सिक्योरिटी बी में लगा रही हूँ, ठीक है, जिससे मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, अगर मैं सिक्योरिटी ए में लगाऊंगी तो 15 मिलता है, 15% मुझे मिलता है, ठीक है, अगर मैं सिक्योरिटी बी में लगाऊंगी तो मुझे मिलता है 20%। बट यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है? समझने वाली चीज ये है कि ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न तुम्हें दे रखा है ना 15 और 20, अगर तुम अपना 100% फंड ए में लगाते हो तो तुम्हें 15% मिलेगा, अगर 100% फंड सिक्योरिटी बी में लगाते हो तब तुम्हें 20% मिलेगा। अगर तुम अपना 100% फंड लगा ही नहीं रहे हो तो तुम पूरा रेट ऑफ रिटर्न कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। पोर्टफोलियो का क्या बनेगा? पोर्टफोलियो का इस रेट का इतना प्रोपोर्शन बनेगा, सिर्फ 15% जो रेट है ना उसका 40% लेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा? मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम अ पोर्टफोलियो क्या होगा? मेरा एक्सपेक्टेड क्या बोलते हैं, रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो, मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो होगा यही ए का जो है, ए का इसे मैं लूंगी W1, ठीक है, इसे मैं क्या लूंगी W1, इसे लूंगी W2। ये याद रखना, हमेशा ऐसे ही लेना है तुम्हें, 0.4 करके ले लो, वो ज्यादा बेटर है, सेम ही चीज होगी अगर ना भी करो तो। 15 प्लस 0.6 इंटू 20, क्लियर है? इसे सॉल्व करके मेरा यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं फाइनल आ जाएगा कि मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम अ पोर्टफोलियो कितना है, ठीक है। तो ये वाली, इसका मैंने क्या करा है, सिर्फ ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था उसका 40% लिया है, ये जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी है उसका 60% लिया है, दोनों का सम कर दो, पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न तुम्हारे पास आ जाएगा। इसके अलावा एक्सपेक्टेड रिटर्न वाले पार्ट में और मतलब पोर्टफोलियो रिटर्न वाले पार्ट में और कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने इसकी W की डेफिनेशन भी लिखी है। W1 क्या होता है? W1 जितना प्रपोर्शन तुमने, प्रपोर्शन ऑफ टोटल फंड तुमने किस में लगाया, सिक्योरिटी ए में। W2 जितना प्रपोर्शन ऑफ टोटल फंड तुमने लगाया है किसमें, सिक्योरिटी बी में, ठीक है। W1 और W2 से मैंने इसी को डिनोट करा है। रिस्क एंड क्या बोलते हैं, रिस्क एंड रिटर्न वाले चैप्टर में मैंने एक और चीज तुम्हें बताई थी कि ये प्रोपोर्शन की जगह वहां पे एक और चीज भी आई थी कि प्रोबेबिलिटी, इस रिटर्न के आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो मैंने क्या बोला था, ये चीज याद रखना, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही वेट का भी सम इज इक्वल टू 1 होता है। 0.4 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या समझ आया? W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ये आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी ये चीज कि W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये है तो वही चीज हमारी, कितना प्रोपोर्शन हम लगा रहे हैं, 40 प्लस 60, 100% ही तो फंड होगा ना, वहां पे ऐसा तो नहीं है 200 हो जाएगा, 100% ही होगा, इसलिए 1 ही होगा यहाँ पे। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो आ जाएगा। तो हम देख लेंगे कि भाई इस वाले पोर्टफोलियो का इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है, इसका इतना आ रहा है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा क्या बोलते हैं आता है, वो है हमारा पोर्टफोलियो रिस्क, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसका स्टार्ट कर रही हूँ। ये पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न अभी डिस्कस करा था ना। अच्छा, पोर्टफोलियो रिस्क का मैं क्या कह रही थी, यहाँ पे होता है कि कंबाइंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज कंप्राइजिंग दैट पोर्टफोलियो।
मतलब अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, हम यही पढ़ रहे थे ना कि कोई भी हमारी सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी का इंडिविजुअल रिस्क कितना है, उस बेसिस पर हम डिसाइड कर लेते थे कि सिक्योरिटी को हम खरीदें या ना खरीदें, ठीक है, या उसे पोर्टफोलियो में डालें या ना डालें। पर मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या इसी चीज से रिलेटेड ठीक है? क्या मैं सिर्फ एक की क्या बोलते हैं, एक एक का मैं कंसीडर कर लूं रिस्क, वो बहुत पड़ जाएगा मेरे लिए? नहीं, मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले तो मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी, सपोज करो मैंने 5 सिक्योरिटी ले रखी है, S1 S2 S3 S4 S5। अब मैं क्या करूंगी, उन पांचों का इंडिविजुअल रिस्क देखूंगी। इंडिविजुअल रिस्क देखने के बाद मैं ये देखूंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कहीं मेरी सिक्योरिटी 1 और सिक्योरिटी 2 जो है उनमें कोई क्या बोलते हैं रिलेशन हो, ठीक है, किसी एक में रिस्क मेरा हाई हो, या मतलब इसका है जैसे किसी एक में मेरा लॉस हो जाए तो दूसरे में भी इसी वजह से मेरा लॉस हो जाए, ठीक है, समझ रहे हो? और दूसरे में क्या बोलते हैं, एक में हाई हो रहा है तो दूसरे में भी हाई हो रहा है, या एक में हाई हो रहा है दूसरे में गिर रहा है। तो ये सारी चीजें देखने वाली है कि उन दोनों का, उन सारी सिक्योरिटीज का कंबाइंड रिस्क कितना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिर्फ 2 सिक्योरिटीज का दिया जाएगा हमें पेपर में कि आप 2 सिक्योरिटीज का सिर्फ निकाल के बता दो, पर बेसिक मतलब इसका यही होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, और उससे पहले मैं बता देती हूँ, जैसे रिस्क मैंने आप लोगों को क्या बोला था, आपका एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आप लोगों ने सोच रखा है कि भाई मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है, या इतना रिटर्न मुझे मिलना चाहिए, ठीक है ना। उसमें जो भी वेरिएशन आता है या उसमें जो भी डिविएशन आता है उसे मैं क्या बोलती हूँ, रिस्क, ठीक है। ये क्लियर था? यहाँ पे हमारा जो भी डिविएशन आएगा या जो भी वेरिएंस क्या बोलते हैं वेरिएशन आएगा मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न में, वो होगा मेरा रिस्क। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएंस, समझ आ गया, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन इसी के लिए यूज होता है वर्ड। उसके बाद है कोवेरियंस। कोवेरियंस का मैंने क्या लिखा हुआ है, इंटरैक्टिव रिस्क। इंटरैक्टिव रिस्क मतलब 2 सिक्योरिटीज के बीच का रिलेशन ऐसा क्या है कि एक के रिस्क की वजह से दूसरे के रिस्क में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसीलिए मेरा, अगर मैं पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क निकालती हूँ तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी के साथ साथ मुझे उन दोनों के कंबाइंड रिस्क भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से मेरा पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या बना है, वेटेड एवरेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज तो सिर्फ इतने पार्ट का है। अच्छा हाँ, इसे वेटेड एवरेज हम क्यों नहीं बोलते हैं, रिटर्न के केस में तो भाई हमने निकाल दिया था। रिटर्न में भाई मुझे एक बात बताओ, एक का रिटर्न अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का रिटर्न इंक्रीज होगा, वो इसमें कोई रिलेशन बन रहा है? इसमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा। पर हाँ, अगर कोई एक सिक्योरिटी का रिस्क हाई है, ठीक है, रिस्क के केस में रिलेशन देखना पड़ता है उनका, क्योंकि शायद एक सिक्योरिटी में अगर कोई लॉस आए तो दूसरी में भी आ सकता है, ठीक है। पर उनके रिटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिटर्न रेट उनके अलग होंगे, इसी वजह से वहां पे सिर्फ मैंने वेटेड एवरेज ले लिया था। रिस्क यहाँ पे मुझे कंबाइंड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या बोलते हैं देखना है कि दोनों का मिला के भी कितना बनेगा। इसी वजह से फॉर्मूला क्या था, ये वेट है ना, वेट मैंने अभी क्या बोला था, टोटल फंड्स का कितना प्रपोर्शन, ठीक है। यहाँ पे ये कितना था, ये था मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का मतलब क्या होता है, रिस्क इन सिक्योरिटी 1, ठीक है, रिस्क इन सिक्योरिटी 1, इतना क्लियर था। उसके बाद क्या है, वही है वेटेड क्या बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स क्या बोलते हैं इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी 2, और ये क्या है, ये है रिस्क ऑफ सिक्योरिटी 2। इसके बाद मैंने क्या लिया है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये वाला तो अगर समझ रहे हो ना, ये भाई वेटेड एवरेज टाइप ही लग रहा है ये फर्स्ट वाला पार्ट तो, ठीक है। उसमें भी हमने क्या ऐड करा है, ये तो समझ लो सिर्फ ये इंडिविजुअल वाली चीज आ गई इन सब की, ठीक है, ये तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी समझ लो। और अगर मैंने क्या बोला था, मुझे सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल के साथ साथ कंबाइंड चाहिए, तो इसे कंबाइंड समझ लो। वेटेड एवरेज ऑफ व्हाट, कोवेरियंस। कोवेरियंस क्या था, इंटरैक्टिव रिस्क बिटवीन 2 सिक्योरिटीज। तो यही चीज बोलिए, 1 2 का मतलब क्या होता है, ये मैंने लिखा है ना, ये 1 2, ये मतलब है कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी 1 एंड सिक्योरिटी 2, ठीक है। तो इसीलिए इसे 1 2 लिखा जाता है। उसके बाद मैंने वही चीज बोली थी कि कंबाइंड वाली चीज भी मैंने ले ली कि दोनों में कंबाइंड रिलेशन क्या है,
और मैंने देख लिया कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का भी रिस्क कितना कितना है, प्रोपोर्शन में मैंने यहाँ पे बांट रखा है। ठीक है, इसमें तो बस इतना ही था। दूसरा यहाँ पे जैसे कोवेरियंस और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलते हैं ये कोरिलेशन कोफिशिएंट, यहाँ पे मैंने एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है कोवेरियंस का। कोवेरियंस और कोरिलेशन क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट मैं नेक्स्ट क्या बोलते हैं लेक्चर में डिस्कस करूंगी। बट इस यहाँ तक सिर्फ इतना ही है कि इसे समझो कि अगर तुम्हारे पास कोवेरियंस है, कोवेरियंस मतलब क्या, इंटरएक्टिव रिस्क बिटवीन द टू सिक्योरिटीज। ठीक है, तो तुम्हारा इतना पार्ट वेटेड क्या बोलते हैं, ये वाला तो वेटेड एवरेज टाइप ही लग रहा है, और इस वाले का क्या है, ये तुम्हारा कंबाइंड हो गया, इसे मिला के तुम्हारा आ जाएगा। कोवेरियंस का मैंने एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, कोवेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क ऑफ सिक्योरिटी 1 into risk of security 2 into correlation coefficient। ठीक है, correlation coefficient एंड covariance का नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बस इतना ही फॉर्मूला याद रखो। इसमें क्या था, सिर्फ वैल्यूज तुम्हें डालनी है, तुम्हें तुम्हारा पोर्टफोलियो रिस्क मिल जाएगा। इतना बस चीज याद रखना कि सिंगल सिक्योरिटी ले ली, सिंगल सिक्योरिटी का रिस्क ले लिया तुमने, उसके बाद कंबाइंड भी लेना है। बस ये इसमें इतना ही था, ये कंबाइंड वाली चीज है, कोई रटने वाली चीज नहीं है इसमें। कंबाइंड वाले को क्या बोलते हैं, कोवेरियंस, और क्या बोलते हैं सिंगल वाले को बोलेंगे हम वेरिएंस, सिंगल वाले को हम वेरिएंस बोलेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, कोवेरियंस हमारा क्या है, एब्सोल्यूट मेजर है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कब कब, इससे हमें क्या समझ आता है वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना।